जिया कहानियाँ चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी। दोस्तों, पिता की मृत्यु के बाद पिता का कर्ज बेटी से मांगने आया था साहूकार। बेटी ने भरी पंचायत में साहूकार को जो बात कही, जिसे सुनकर पंचायत में मौजूद सभी गांव वालों के होश उड़ गए। दोस्तों, आइए जानते हैं पूरी कहानी की सच्चाई इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को लाइक और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राजस्थान का एक छोटा सा गांव जो सूखे और धूल भरे इलाकों में बसा हुआ था। यहाँ के लोग बारिश पर निर्भर थे। इस गांव में पानी की कमी थी, जिस वजह से खेतीबाड़ी करना बहुत ही मुश्किल काम होता था। यहाँ जीवन यापन करना लोगों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। इस छोटे से गांव में करीब 300 से अधिक परिवार रहा करते थे और सभी गांव के लोग एक दूसरे से बहुत अच्छे से परिचित थे। गांव की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से खेती पर ही आधारित रहती थी, लेकिन फिर भी ज़्यादातर किसान लोग गरीबी से जूझ रहे थे और साहूकार जैसे लोग इस कठिन समय का लाभ उठाना बहुत अच्छे से जानते थे। इसी गांव में बंसीलाल का एक छोटा सा परिवार रहता था, जिसमें माता पिता के अलावा उनकी एक बेटी थी, जिसका नाम गीता है। गीता के पिता बंसीलाल एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति थे और वह अपने छोटे से परिवार के लिए हमेशा कड़ी मेहनत और संघर्ष किया करते थे। परिवार में उनकी पत्नी जानकी और एक बेटी गीता थी। जानकी जी एक सीधी सादी सरल स्वभाव की महिला थी, जो हमेशा घर के कामों में ही लगी रहती थी और अपने पति के साथ खेतों में भी हाथ बटाती है। गीता उनकी इकलौती संतान थी और अब उसकी उम्र लगभग 16 वर्ष की हो चुकी थी। गांव की बाकी लड़कियों की तरह गीता भी गांव के स्कूल से अपनी 10वीं की पढ़ाई को पूरा करने के बाद अपनी पढ़ाई को यहीं पर रोक देती है और घर के कामों में हाथ बटाने लगती है, क्योंकि गांव में 10वीं तक की ही स्कूल है। इसके आगे पढ़ने के लिए शहर जाना होता है और गांव के गरीब किसानों के पास इतना पैसा नहीं है कि वह अपने बच्चों को शहर पढ़ने भेज सकें। गीता पढ़ाई में बहुत होशियार थी, लेकिन उसके पिता के पास पैसा नहीं था। बंसीलाल का सपना था कि वह अपनी बेटी की शादी अच्छे घर परिवार में करे, लेकिन अपनी आर्थिक तंगी और साहूकार के कर्ज ने उनके इस सपने को कठिन बनाकर रखा था। दरअसल बंसीलाल ने कुछ सालों पहले साहूकार से थोड़े से पैसे उधार लिए थे, क्योंकि जब गीता का जन्म हुआ था तो बंसीलाल घर गृहस्थी में उलझ गया, क्योंकि जन्म के बाद गीता की तबीयत काफ़ी दिनों तक खराब रही। परिवार की ज़रूरतें बढ़ती गई और उधर फसलें लगातार खराब होती जा रही थी, क्योंकि बारिश कम हो रही थी। वह जानता था कि यह कर्ज उसे जिंदगी भर के लिए बोझ की तरह ढोना पड़ेगा, लेकिन अपने परिवार के लिए उसे यह कदम उठाना ही पड़ता है। समय ऐसे ही बीतता गया और बंसीलाल की आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही थी, क्योंकि वह साहूकार के कर्ज को चुका नहीं पाया था और उसके बोझ तले दबता ही जा रहा था। घर की आर्थिक व्यवस्था बिगड़ने लगी थी। इसी बीच एक दिन बंसीलाल की तबीयत अचानक से बिगड़ने लगती है। वह कई दिनों तक बीमारी से जूझता रहा, लेकिन परिवार के पास इतने रुपये नहीं थे कि उसे शहर के अच्छे अस्पताल में इलाज के लिए ले जाएं और उसका सही से इलाज करा सकें। गांव के वैद्य ने उसे कुछ दवाइयां दी, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ।
और फिर वैद्य ने भी अपना जवाब दे दिया। अंततः लंबी बीमारी के चलते बंसीलाल जी हार मान लेते हैं और उनका देहांत हो जाता है। बंसीलाल की मृत्यु के बाद गीता और उसकी माँ जानकी पूरी तरह से अकेली पड़ जाती हैं। उनके ऊपर पहले से ही साहूकार का कर्ज था और अब वह कर्ज उन्हें पहाड़ जैसा दिखाई देने लगा था। जानकी जी ने अपनी आंखों में आंसू भरकर अपनी बेटी की ओर देखकर कहा, अब हमें ही इस घर को संभालना होगा। बेटी गीता, तुम्हारे पिता ने बहुत मेहनत की थी, लेकिन अब सब कुछ हमारे कंधों पर है। फिर गीता ने भी अपनी माँ का हाथ थामकर उन्हें दिलासा देते हुए कहा, माँ, मैं सब कुछ संभाल लूँगी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। बंसीलाल के देहांत के 1 महीने बाद ही साहूकार होशियार सिंह बंसीलाल के घर आ धमका। होशियार सिंह गांव का सबसे धनी और लालची व्यक्ति था। उसकी चालाकी और लालच के किस्से आसपास के गांवों तक मशहूर थे। वह हमेशा गरीब किसानों से कर्ज वसूलने के लिए किसी न किसी बहाने से आता रहता था। होशियार सिंह ने दरवाजे पर दस्तक दी और फिर जानकी जी ने दरवाज़ा खोला तो होशियार सिंह आंखें तिरछी करते हुए कड़क आवाज़ में बोलता है कि अब बंसीलाल का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है। वो तो अब रहा नहीं, इसलिए अब तुम्हें ये कर्ज चुकाना पड़ेगा। साहूकार की ये बात सुनकर जानकी जी के चेहरे पर उदासी और चिंता की लकीरें साफ साफ झलकने लगती हैं। उन्होंने साहूकार के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है। मेरे पति के गुजरने के बाद घर में कोई और कमाने वाला नहीं है। घर में जो कुछ रुपये पैसे हैं उससे हमारी दिनचर्या चल रही है। लेकिन होशियार सिंह की आंखों में लालच भरा पड़ा था, तो उसने कहा, तुम्हारे पास थोड़ी सी खेती बाड़ी की ज़मीन है और ये घर भी है। अगर तुम मेरा कर्ज नहीं चुका पाई तो मुझे ये सब मजबूरन अपने कब्जे में लेना पड़ेगा। गीता जो आंगन में खड़ी ये सब बातें सुन रही थी, अब वो बाहर आ जाती है और साहस भरे शब्दों से बोलती है, हम आपका कर्ज जरूर चुका देंगे, लेकिन अभी हमें थोड़ा और वक्त चाहिए होगा। गीता की ये बात सुनकर होशियार सिंह हंसते हुए बोलता है, अरे वक्त तो मैंने तुम्हारे पिता बंसीलाल को भी बहुत दिया था, लेकिन मैं अब और नहीं रुक सकता हूँ। अगर तुम लोग 1 महीने के अंदर अंदर मेरा कर्ज नहीं चुका पाए तो मैं तुम्हारी खेती बाड़ी की ज़मीन और यह घर अपने नाम करा लूँगा। यह चेतावनी देकर होशियार सिंह वहाँ से चला जाता है, लेकिन इस बात से उसने गीता और उसकी माँ जानकी जी के दिल दिमाग में डर और चिंता का विषय खड़ा कर दिया था। अब गीता ने साहूकार की धमकियों से परेशान होकर गांव के बुजुर्ग लोगों से मदद की उम्मीद लगाई। गांव के मुखिया जमनालाल जी, जो कि एक इज्जतदार और न्यायप्रिय आदमी थे, उन्होंने गीता की आप बीती सुनी और फिर एक पंचायत बुलाने का निर्णय लिया। पंचायत का आयोजन गांव की चौपाल पर पुराने बरगद के पेड़ के नीचे होना था, जहां हर एक वाद विवाद का समाधान पंचायत द्वारा किया जाता था। उस दिन भी पूरे गांव के लोगों ने पंचायत के इस विशेष आयोजन में हिस्सा लिया था। सभी एकत्रित हुए। गीता और उसकी माँ जानकी जी भी पंचायत में पहुंची। अभी भी उनके चेहरे पर उदासी और चिंता साफ झलक रही थी। साहूकार होशियार सिंह भी अपने चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ वहां पहुंचता है। उसे पूरा यकीन था कि पंचायत भी उसकी ही बात मानेगी, क्योंकि उसका गांव में काफ़ी दबदबा था। मुखिया जमनालाल जी ने पंचायत की शुरुआत करते हुए कहा,
आज हम यहाँ एक गंभीर मुद्दे पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित हुए हैं। बंसीलाल, जो कि अब इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन उनके ऊपर साहूकार होशियार सिंह का कर्ज बाकी रह गया है। अब प्रश्न यह है कि इस कर्ज को कैसे चुकाया जाएगा और क्या कर्ज चुकाने के अलावा इसका कोई उचित समाधान निकल सकता है, क्योंकि अब इनके परिवार में कोई भी कमाने वाला व्यक्ति नहीं है। होशियार सिंह ने तुरंत मुखिया जी को रोकते हुए कहा, मुखिया जी, मैंने बंसीलाल को बहुत वक्त दिया था, मैंने उस पर कभी दबाव नहीं डाला, लेकिन अब वक्त आ गया है कि उसका परिवार यह कर्ज चुकाए। अगर ये लोग कर्ज नहीं चुका पाते तो मुझे मजबूरन इनकी खेती बाड़ी की ज़मीन और घर अपने नाम कराना पड़ेगा। पंचायत में बैठे सभी लोग यह बात सुनकर चिंतित हो जाते हैं। गांव के लोग जानते थे कि होशियार सिंह कितना निर्दयी और लालची आदमी है। वो बंसीलाल के परिवार पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाएगा। उधर गीता और उसकी माँ जानकी को अपनी जमीन और घर खोने का डर सताने लगता है, लेकिन फिर भी गीता ने हिम्मत नहीं हारी। वह चुपचाप सब बातें सुन रही थी और उसके मन में कुछ बातें चल रही थी। पंचायत में होशियार सिंह की बातें सुनने के बाद गीता ने अपनी जगह से खड़े होकर बोलना शुरू कर दिया। उसकी आवाज़ में आत्मविश्वास और साहस बोल रहा था। उसने भरी पंचायत के सामने कहा, मैं मानती हूँ कि मेरे पिता ने साहूकार होशियार सिंह जी से कर्ज लिया था, लेकिन इस कर्ज की शर्तें क्या थी और कितनी राशि अभी तक मेरे पिताजी ने चुकाई है, इस बात पर भी चर्चा होनी चाहिए। ये बात सुनकर होशियार सिंह थोड़ा असहज हो जाता है। वह सोच रहा था कि गीता जैसी युवा लड़की उसके सामने इस तरह से सवाल उठाएगी, यह उसने कभी सोचा ही नहीं था। फिर गीता ने आगे कहा, होशियार सिंह जी, क्या आपके पास कोई लिखित प्रमाण है इस बात का कि मेरे पिता ने कितना कर्ज लिया था और कब तक चुकाना था? मेरे पिता ने मेहनत की फसलें बेची, लेकिन फिर भी कर्ज का बोझ कम ना हो सका, सिर्फ बढ़ता ही गया। हम सबको यह जानना है कि आखिर कर्ज की सही राशि क्या थी और आपने कितनी ब्याज की दर से कर्ज दिया था। मेरे पिता आपका कर्ज पहले भी अदा कर चुके हैं, लेकिन आज तक आपका कर्ज कम होने का नाम ही नहीं लेता। आखिर ये कर्ज कैसा कर्ज है? हमें इस बात का प्रमाण चाहिए। कितना हमने आज तक चुकाया है और कितना बाकी रह गया है। गीता की ये बात सुनकर पंचायत में उपस्थित सभी लोग दंग रह जाते हैं और यह सवाल वाजिब भी था, लेकिन होशियार सिंह के पास कोई ठोस प्रमाण नहीं था। वह सिर्फ मौखिक रूप से ही बता सकता था। इस पर गीता ने शांति से जवाब देते हुए कहा, मैं एक लड़की जरूर हूँ, लेकिन मुझे भी यह अधिकार है कि मैं अपने पिता की मेहनत और परिवार की संपत्ति की रक्षा करूँ। आपसे मैं बस यही तो मांग रही हूँ कि आप पंचायत के सामने सबूत पेश करें। अगर मेरे पिता ने कर्ज लिया था तो वह कितना था और कितना चुका दिया गया है और कितना बाकी बचा है। गीता के साहस और उसके तर्कों से पंचायत के बुजुर्ग लोग भी बहुत प्रभावित होते हैं। फिर मुखिया जमनालाल जी ने भी साहूकार से कहा कि होशियार सिंह जी, हमारी बिटिया गीता का सवाल वाजिब है। अगर तुम वाकई इस कर्ज की वसूली करना चाहते हो तो हमें कोई ठोस प्रमाण दिखाओ। हम यह सिर्फ तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। अब होशियार सिंह के पास कोई ठोस सबूत तो था नहीं। उसने तो आज तक गांव वालों के सामने अपने दबाव का इस्तेमाल कर लोगों को हमेशा डराया था, लेकिन इस बार उसकी चालाकी काम नहीं आई। गीता की सच्चाई और साहस के सामने होशियार सिंह की चालबाजी
बेनकाब हो जाती है। फिर पंचायत अपना फैसला सुनाते हुए इस निर्णय पर पहुंचती है कि जब तक होशियार सिंह कर्ज का कोई ठोस प्रमाण पेश नहीं कर देता, तब तक वह गीता और उसकी माँ जानकी जी से कर्ज की कोई मांग नहीं कर सकता है। इसके अलावा पंचायत ने यह भी फैसला लिया कि होशियार सिंह को गांव के दूसरे गरीब किसानों से भी कर्ज के नाम पर किए गए अत्याचारों का हिसाब किताब देना होगा। होशियार सिंह, जो अब तक खुद को बहुत चतुर समझता था, लेकिन आज वो पंचायत के इस फैसले से बुरी तरह से हिल गया था। उसे समझ आ गया कि गांव की एक साधारण सी लड़की ने उसकी सच्चाई सबके सामने लाकर रख दी है। उसका छल कपट अब टिक ना पाया। पंचायत के फैसले के बाद गीता और उसकी माँ ने राहत की सांस ली और गीता के साहस ने न केवल उनके परिवार को बचाया, बल्कि पूरे गांव को साहूकार के डर और भय से मुक्त कर दिया था। गांव के लोग अब गीता को बड़ी सम्मान और इज्जत की नज़र से देखने लगे थे। उन्होंने उसकी बहादुरी और हिम्मत की सराहना की और गीता गांव की नायिका बन गई। होशियार सिंह की हार के बाद गांव में उसका दबदबा खत्म होता चला गया। लोग अब उसकी चालों से वाकिफ हो चुके थे और उसके खिलाफ आवाज़ उठाने लगे थे। उसकी दादागिरी का अंत हो चुका था। गीता ने अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए खुद को शिक्षित करने का निर्णय लिया। उसने यह निर्णय लिया कि आज के बाद गांव के किसी भी गरीब के साथ गलत नहीं होने दूंगी। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए मेहनत करने लगे। धीरे धीरे उसका परिवार फिर से खुशहाल हो गया और गांव में उसका नाम इज्जत और आदर से लिया जाने लगा। इस तरह गीता की कहानी एक मिसाल बन गई कि कैसे एक गांव की साधारण सी लड़की भी अपने साहस और दृढ़ संकल्प से बड़ी चुनौती का सामना कर सकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कैसे गीता ने अपने पिता के साथ हुए अन्याय का बदला लिया था। आपकी क्या राय है गीता जैसी बेटियों के बारे में। अगर कहानी आपको ज़रा भी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर से एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।